डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि में 9 डेज का सेशन कंडक्ट कर रहा है विद द थीम दैट रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज। जितना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज है, जितना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर आपको एक बेहतर समझ और क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगा। तो उसी कड़ी में डेली बाइट्स जो है डे 1 को 30 मार्च को ऑलरेडी पीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स पर ये सारा सेशन कंडक्ट कर चुका है। कोई ऐसा है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिगार्डिंग नहीं देखा था या नहीं समझा था, तो इसका रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर डेली बाइट्स सर्च करिएगा, उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा, देखो यार, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जस्ट अभी 12th पास किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तुमको लग रहा है नहीं पीजीटी का रिक्रूटमेंट रूल तुमको क्या जानने की जरूरत है। अरे भाई, बिल्कुल जरूरत है। आप आज इसको समझोगे, जानोगे, तभी कल को आपको कोई डिग्री परस्यू करना है, करियर में कुछ आपको प्लानिंग बनाना है, तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग एग्जैक्टली क्या बनाना है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पीजीटी में क्या रिक्रूटमेंट रूल फॉलो होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन आपके माइंड में क्रिएटेड रहेगा, उतना ज़्यादा आप एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन से भी दूर रहते हो। तो जितना ज़्यादा इन बातों पर आप समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैगलाइन के लिए मैं कह रहा हूँ कि द रियल शक्ति लाइज इन नॉलेज। लिटरली इट लाइज इन द नॉलेज। आप जितना ज़्यादा इस पे नॉलेज गेन करिए कि क्या सारा कुछ है, उसी हिसाब से आप करियर को लेकर बेहतर ढंग से अपने आप को प्लान कर पाओगे। फिर आज के सेशन में हम टीजीटी पर चर्चा करेंगे। अभी एक एक करके मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत DSSB के रिगार्डिंग समझाऊंगा कि भाई देखो, वहाँ पर टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। केवीएस के रिगार्डिंग में समझाऊंगा, एनवीएस, एमआरएस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जो भी मेजर रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। कल हम लोग थोड़ा प्राइमरी पर बात करेंगे, पीआरटी पर। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है, लेकिन अच्छे खासे कैंडिडेट्स होते हैं जो पीआरटी की टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हम पीआरटी के रिगार्डिंग भी जानेंगे, समझेंगे। आप सबको भी पीआरटी वाले सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेसिकली प्राइमरी का टीचर वगैरह बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रूल्स वगैरह था, और कैसे बीएड वाले पहले प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल थे, अब नहीं एलिजिबल है, इन बातों को आप जानते रहेंगे तो बेहतर है। फिर जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम बाद में 2 अप्रैल को चर्चा करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं, माइंड द स्पेलिंग प्लीज, जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स में क्या हमको ध्यान रखना है कि देखो भाई, नॉन टीचिंग जॉब्स में देखो ऑफन जो बच्चे टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी शिक्षण संस्थानों में अप्लाई करते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर अच्छे खासे नॉन टीचिंग जॉब्स भी होते हैं। तो जो भी बीएड, डीएलएड, बीएलएड और ये सब जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, ऑफन नॉन टीचिंग जॉब पर फोकस नहीं करते हैं। उनको लगता है अच्छा केवीएस में डाल रहे हैं तो भाई हमको तो टीजीटी के लिए डालना है। नहीं, बहुत सारे वहाँ पर अच्छे सैलरी, अच्छे पे बैंड पर नॉन टीचिंग जॉब्स भी होते हैं। तो जब टीचिंग वाले रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है तो साथ में नॉन टीचिंग जॉब का भी एलिजिबिलिटी आप ध्यान दीजिए। 99% केसेस में नॉन टीचिंग जॉब वाले में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही रहता है, तो आपको नॉन टीचिंग जॉब वाला भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। फिर एक 1 ईयर का कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस, उस पर भी आपको चर्चा देखने के लिए मिलेगी कि भाई तमाम शिक्षण संस्थानों में जो लाइब्रेरी वगैरह होते हैं उसमें लोग कैसे जॉब वगैरह करते हैं। फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम जो सीटेट वगैरह है, एसटेट वगैरह है, जैसे बिहार टेट है, बिहार में एसटेट है, या हरियाणा टेट है, या यूपी टेट है, तो स्टेट टीईटी या फिर जो है सीटेट के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। फिर 6 अप्रैल को इग्नू, पीजी, डिस्टेंस डिग्री, 2 डिग्री वगैरह बहुत सारे लोग लेते हैं। इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री वगैरह, या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस वगैरह, जो भी कोर्सेज वगैरह आप परस्यू कर रहे हैं। एंड अबव ऑल, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, जॉब रेडी या बिजनेस रेडी स्किल्स, जो एक तरह से स्किल्स फॉर टुमारो हैं, जो एक तरह से कह लीजिए आने वाले समय में आपको सीखना जरूरी है। ये सारे सॉफ्ट स्किल्स जो आपको इंप्रूव करने का ज़रूरत है, वो क्या सॉफ्ट स्किल है, क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखना चाहिए, क्यों फ्यूचर में जॉब में, करियर में ये हेल्पफुल रहेगा, इस पे जो है हम 7 अप्रैल को डे 9 पर जॉब रेडी या बिजनेस रेडी स्किल पर चर्चा करेंगे। देखिए, उस पर आने से पहले, आपके टीजीटी के मुद्दे पर आने से पहले, कुछ बातें जो मैं लास्ट सेशन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, देखो वहाँ पर मैंने कुछ पीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स को रिगार्डिंग बताया लास्ट सेशन में। फिर मैंने बताया कि भाई गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डिग्री वगैरह मान लो पीजी कर लिए, कंप्लीट हो गया, तो मैं देखा वो क्या पूछ रहे थे कि सर मैं वापस से जाके 3 साल का ग्रेजुएशन कर लूँ तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठ जाएगा क्या? सर मैं वापस से जाके पीजी कर लूँ क्या तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठ जाएगा क्या? क्योंकि आपने लास्ट सेशन अगर मेरे साथ ज्वाइन किया होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए भी वो लोग ये कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 1 ईयर के लिए ही सही, लेकिन आपने पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है कि अच्छा ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, तो चलो ठीक है वापस से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। मतलब आप लोगों के दिमाग में इतना वियर्डेस्ट ख्याल आ भी कैसे सकता है?
कि एक बार ग्रेजुएशन कर लियो जस्ट बिकॉज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए वापस से फिर करो उस डिग्री को। चलो मान लिया कि तुम्हारी बात सही है, मान लिया कि भाई तुमने कसम खा रखा है कि जिंदगी में कामयाबी का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब ही है। अगर कोई ऐसा बच्चा इस तरह का कसम खा रखा है भाई यार, तो एक सिंपल सा प्रश्न ये है, क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट 3 साल या 5 साल बाद फिर से नियम नहीं चेंज कर देगी? आखिरकार आपसे जस्ट 2 साल पहले, आपसे जस्ट 5 साल पहले तमाम ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने यही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर पीजी में एडमिशन लिया होगा, बैचलर्स में एडमिशन लिया होगा, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ली होगी, यही सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखकर। आज अगर नियम चेंज हो गया है, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि 4 साल या 5 साल बाद नया नियम नहीं आ सकता है? तो देखिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ, जो भी आप सरकारी नौकरी का जो कुछ भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए आप डेली बाइट ज्वाइन करिए, आप बस काम करते रहिए। डेली बाइट्स तो जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है ये तो बहुत ही लिमिटेड बातें हैं, वो भी क्यों? कोई कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, आप 99% लोगों का सीवी देख लोगे ना, सीवी देखते ही लगता है भाई इसको तो रिजेक्ट कर दो, मतलब क्या ही उसने लिख रखा है। तो बेसिक सा जॉब स्किल भी लोग लैक करते हैं। बेसिक सा जो एआई टूल्स इतने कॉमन हो गए हैं, जो हर फोन में इजीली अवेलेबल है, आदमी उस पर एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता है। और वो आजकल जो नया वाला जो है जो जापानीज एनिमे इमेज चल रहा है, चाहे लोग शेयर कर रहे हो, लेकिन किस तरह से उन टूल्स को अपने प्रोडक्टिव काम में लाना है, अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करना है, अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, अपने जॉब के लिए यूज करना है, इस पे पूछ दोगे तो लोगों की हालत खराब होने लगती है। फिर उसी तरह बहुत सारे ऐसे तमाम फ्यूचर में आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो जहां पर 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिग्री, एक्सपीरियंस आपसे मांगता है। तो ये तो आपको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि भैया आपका कंप्यूटर पे पहले कमांड डेवलप हो। दूसरा कुछ इस तरह का कमांड डेवलप करिए जिससे कि 6 महीने साल भर हमने कुछ ट्रेनिंग लिया, प्रैक्टिस किया, तो फ्यूचर में हमारे जॉब में भी काम आ जाए। जैसे कोई बच्चा लाइब्रेरी साइंस का है या कोई और टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो कई जगह कंप्यूटर का जो है 1 साल का जो है डिग्री या फिर डिप्लोमा लेवल का वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो जो नीलेट की ओ लेवल है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है, वो ओ लेवल वाला डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं कि जो आपके स्क्रीन पर मेंशन है बहुत लिमिटेड है। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। यू लिटरली हैव टू हंट फॉर द फुल आइसबर्ग कि भाई क्या चीज चल रहा है, क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए, क्योंकि आप अपने करियर के साथ साथ प्लीज अपने सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करते रहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो बार बार आपके दिमाग में यही आएगा, अच्छा नौकरी लेने का मतलब है कि वापस से चलें, फिर से ग्रेजुएशन करें, फिर से यूजी करें और देखें कि मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ सेट बैठ रहा है। और पता चला जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, अंत में सरकार ने कहा कि भाई बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया, अब नया नियम आ गया, अब नए सिरे से फिर से शुरू करो, तो फिर आपकी लग जाएगी गंदे वाली, लिटरली बता रहा हूँ। तो हमको प्लान भी इसी हिसाब से करना है। क्योंकि देखिए इस बात को साथ समझिए कि आज आप टीजीटी के किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप इसमें बहुत बुद्धिजीवी मत बनिए कि अरे मैंने तो ग्रेजुएशन से पहले ही सोचा था ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और मैं एलिजिबल हो गया। ये टोटली तुम्हारी किस्मत है, टोटली तुम्हारा किस्मत है। कल को गवर्नमेंट कोई एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेगी, बोलेगी कि अच्छा इस टीजीटी रिक्रूटमेंट में बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। फिर कुछ दिन बाद नया नोटिफिकेशन आएगा, अगले ही वैकेंसी में बोलेगी नहीं नहीं स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं अप्लाई कर सकता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है ना बार बार चेंज होते हैं। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, जस्ट डोंट रिलाई ऑन सिंगल हैंडेडली, डोंट जस्ट फ्लाई योर प्लेन ऑन अ सिंगल इंजन। ठीक है, सिंगल हैंडेडली किसी एक चीज पर रिलाई मत करिए। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पर कंटिन्यूसली काम करते रहिए। कल को जो भी एलिजिबिलिटी या रिक्रूटमेंट रूल होता है उसमें आप सेट बैठते हो, क्वालिफाई करते हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धोखे से धक्के से जैसे भी आपको मिल जाए सो फॉर गुड। ठीक है, जैसे भी है वो सेट बैठ रहा है, ठीक है। अगर ना सेट बैठे तो हम क्या करें? तो आपको कंटिन्यूअसली अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करते रहना चाहिए। नोबडी एल्स इज गोइंग टू गाइड यू, यू लिटरली हैव टू फिगर आउट कि व्हाट आर द अदर स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, खैर अब इसी बात पर आ जाते हैं हम थोड़ा टीजीटी पर। तो जैसा कि मैंने अभी बीच में बोला कि टीजीटी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कल को तुम टीजीटी के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो टीजीटी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, बेसिकली क्लास 6 से 8 तक के टीचर की बात हो रही है। एंड कुछ केसेस में कभी प्रमोशन से या कभी रिक्रूटमेंट से 9-10th के टीचर भी उसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अदरवाइज अमूमन टीजीटी का टीचर का मतलब यही होता है क्लास 6 to 8 के ही रिगार्डिंग बात हो रही है, और पीजीटी के टीचर का मतलब होता है क्लास 11-12 के रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है, और पीआरटी का मतलब बेसिकली प्राइमरी टीचर के रिगार्डिंग बात हो रहा है, 1 to 5 वगैरह के रिगार्डिंग बात हो रहा है। खैर, तो टीजीटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो तुम DSSB का एग्जाम्पल ले लो, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीजीटी का टीचर बनने के लिए DSSB में है वो केवीएस में नहीं है। केवीएस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटली अलग है, और फिर एनवीएस में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटली अलग है।
तो कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको लगता है कि अरे यार मैं तो DSSS में भी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तो KVS में भी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तो NVS में भी एलिजिबल नहीं हूँ, तो कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन श्योरली चिंतन करने की ज़रूरत है कि आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप नहीं एलिजिबल हैं। आपको ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप एलिजिबल हो, जहां पर महज आपसे बोल रहा होगा कि ग्रेजुएशन हो, जहां पर महज आपसे बोल रहा होगा बीएड हो, और एट द सेम टाइम मान लो अगर आप कोई भी टीचर एजुकेशन की डिग्री ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको अपने डिग्री के रिगार्डिंग आइडिया हो, एटलीस्ट आपको अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आइडिया हो कि आप किसी छलावे में नहीं जी रहे हो, आप किसी कह लो कि जो है एकदम मिथ में नहीं जी रहे हो कि अच्छा कल को वैकेंसी आएगी तो तुम एलिजिबल हो। तो तुमको अभी से पता रहना चाहिए कि तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना आगे का रोड मैप तय करिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बहुत से लोग KVS में एलिजिबल होंगे, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो NVS में एलिजिबल होंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है बहुत ऐसे लोग दोनों में एलिजिबल ना हो, और हो सकता है DSSS में एलिजिबल हो। तो ये बहुत पॉसिबल है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो आप उसी हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा और उसी हिसाब से देखिएगा कि DSSS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ नथिंग टू डू विद KVS हैज़ नथिंग टू डू विद NVS। ठीक है, तो सभी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एंड सेम गोस फॉर BPSC। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की TGT के रिक्रूटमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो जो भी मैं आपके स्क्रीन पर भी शेयर करके शो कर रहा हूं, मैं आपको मेनली शो कर रहा हूं जो भी इंडिया के सेंट्रल स्कूल्स हैं, लेट से केंद्रीय विद्यालय, लेट से नवोदय विद्यालय, मैं बेसिकली उनके रिगार्डिंग चर्चा कर रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि खुद से भी ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके चेक करने की आदत आप लोग डालिए। तो मैं आपको बस बता दे रहा हूं कि ऑफिशियल नोटिस खुद से डाउनलोड करके कैसे रीड करना है। कोई ऐसा हो जिसको सेशन में बात ना समझ में आए तो देखो भाई, आपको सिंपल सा kvssangathan.nic.in इस वेबसाइट पर आपको आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट रूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपके आगे ऑफिशियल नोटिस खुल जाएगा। कोई यूट्यूब, कोई गूगल पर इधर मत सर्च करिए रैंडमली, ऑल दिस यूट्यूब गूगल इज टू नॉइजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए हर आदमी अपने आप को बेस्ट, फर्स्ट सब कुछ क्लेम कर रहा होगा, लेकिन भाई तुम्हारी ज़रूरत अलग हो सकती है, तुम्हारा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, तुम्हारा प्रिपरेशन का तरीका अलग हो सकता है, तुम्हारे स्ट्रेटेजी अलग हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भाई भेड़ चाल में नहीं तो नहीं ही चल रहे हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है तो इतनी सीरियसनेस तो आपको लानी ही पड़ेगी कि खुद से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करें, एक एक चीज़ रीड करें, एक बार खुद से ऑफिशियल सिलेबस देखें, और फिर हमारे जैसे लोग अवेलेबल हैं। कुछ डाउट हो तो सेशन में डिस्कस कर लीजिए, अपने कॉलेज में प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप यूट्यूब भी श्योरली रेफर कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब का जानकारी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, वो नॉलेज कहीं से भी आपका बेसिस पॉइंट नहीं होना चाहिए। लोगों के यूट्यूब पर 2-2 मिलियन 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो 2 मिलियन या 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं वो सही है और तुम्हारे ऊपर ही लागू होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलिजिबिलिटी को लाइन बाय लाइन मतलब एक एक करके समझिए, खुद से भी डाउनलोड करके आप रीड करिए। खैर, तो आपकी स्क्रीन पर KVS का पूरा नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस नोटिस में आपको शुरुआत में देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रिंसिपल वगैरह के रिक्रूटमेंट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब इन लोगों ने मेंशन किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन लोगों ने PGT वगैरह का एक्सप्लेन किया है, क्या है PGT कंप्यूटर साइंस, PGT हिंदी इंग्लिश, तमाम PGT के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में कल डिस्कस किया था, उन सबको के रिगार्डिंग है। आज हम बात करेंगे बेसिकली TGT के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एक एक करके हम TGT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट को समझेंगे। तो देखो, मैं पहले लैंग्वेज के रिगार्डिंग समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं सोशल साइंस के रिगार्डिंग समझाऊंगा, देन आई कम टू साइंस एंड मैथ। तो देखो भाई, लैंग्वेज वालों के लिए तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। ठीक है, लैंग्वेज वालों के लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। लैंग्वेज का क्राइटेरिया आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर मैं बात करता हूं TGT हिंदी के रिगार्डिंग, तो देखो, एक तो बहुत बेस क्राइटेरिया क्या है कि भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, क्लास 6 से 8 तक का टीचर बनने के लिए आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ अमूमन। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह 50% का क्राइटेरिया हो, लेकिन मैं अभी आपको KVS का एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा हूँ बेसिकली। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2 पास। अब हमारे आगे समझना क्या है हमको कि ठीक है, बीएड और सीटेट का तो पेपर 2 पास एक बात है,
हमको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी समझना है कि ग्रेजुएशन में हमारा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई बच्चा अगर लैंग्वेज का है, लेट से कोई टीजीटी हिंदी का है, तो सिंपल सा बात है कि स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स। अगर किसी को जो भी मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ठीक से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। एंड हाँ, इसके लिए जिम्मेदार केवीएस वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट एचडी में नहीं दे रखा है, लिटरली उनके मतलब वो ब्लर एडवर्टाइजमेंट ही है, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा ये। हाँ, तो टीजीटी हिंदी के लिए क्या है, शुड हैव स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, या तो आपने उसको एज अ ऑनर्स के तौर पर भाई पढ़ रखा हो एज अ मेन सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव भी हो। बस जरूरी क्या है कि सभी 3 सालों में या 6 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर बेस्ड आपका कोर्स है तो आपने पढ़ रखा हो तो आप एलिजिबल हो। सेम गोज फॉर टीजीटी इंग्लिश, की स्टडीड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स, तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो। सेम गोज फॉर टीजीटी संस्कृत, अगर आपका ऐसा है कि भाई संस्कृत आपने पढ़ रखा है इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर्स, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, टीजीटी हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत को आपने 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर में पढ़ रखा हो। तो जो भी लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हैं, आपके स्क्रीन पर जो दे रखा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। ठीक है, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को टीजीटी का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा केवीएस का, जो 2022 में आया था बेसिकली। ठीक है, तो आपको तब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता रहेगा, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस बार कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल 20 मार्च को ही आया है, तो उसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो पहले मैं आपको वो लास्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट शो करता हूँ केवीएस का, कि जब टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात थी तो क्या जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों ने रखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम केवीएस के टीजीटी पर बात कर लेते हैं कि भाई ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पर इन लोगों ने क्या रखा था 2022-23 में जो एडवर्टाइजमेंट आया था। तो पहले तो देख लो टीजीटी में किस किस तरह की जॉब आती है। एक तो मान लो टीजीटी हिंदी के टीचर के लिए, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का टीचर के लिए, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन किया, टीजीटी संस्कृत के टीचर के लिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड जॉब आती ही हो। तो ये भी देखिए कि किस किस तरह की बेसिकली जॉब आती है। फिर सोशल स्टडीज, टीजीटी सोशल स्टडीज, टीजीटी सोशल साइंस जिसको कहते हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स और फिर टीजीटी साइंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, टोटल 4 डोमेन है, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है, आज के सेशन में फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले टीजीटी का टीचर बनने के लिए भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। अलग अलग तरह का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। मैं आप लोगों के लिए रीड कर दे रहा हूँ, किसी को स्क्रीन पर देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट, द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। क्या कह रहा है कि सिंपल से आसान भाषा में क्या कह रहा है कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। 50% के साथ साथ अप्लाई करने के लिए, अगर टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या जरूरी है कि ग्रेजुएशन में इंग्लिश तुमने सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो। अगर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी तुमने सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो। अगर एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, अगर सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या जरूरी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस का आपने कंबाइंड वे में पढ़ रखा हो। इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई जरूरी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में चारों पढ़ रखा हो। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो। जरूरी क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट या तो हिस्ट्री होगा या तो जियोग्राफी होगा। तो कहने का मतलब है कि या तो तुमने हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी पढ़ा हो, या तो तुमने हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या तो तुमने हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो तुम एलिजिबल होते थे जब 2022 में एडवर्टाइजमेंट आया था। तो या तो तुमने जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री पढ़ा हो, या तो तुमने जियोग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या तो तुमने जियोग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो तुम भाई टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होते थे। ठीक है, अगर ऐसा है कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ रखे हो या हिस्ट्री या जियोग्राफी में से आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप नॉट एलिजिबल थे। फिर उसी तरह जो टीजीटी साइंस पर क्या होता था कि भाई बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से आपने इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आपने पढ़ रखा हो। आपके ग्रेजुएशन लेवल पर एटलीस्ट ऐसा हो कि बॉटनी किसी एक सेमेस्टर या ईयर में हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। अमूमन जो बीएससी वगैरह वाले बच्चे रहते हैं उनका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कुछ रहता है। ठीक है,
अगर मान लो ऐसा है कि फिजिक्स साइड से हो और कुछ ऐसा है कि बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में से नहीं है, तो सॉरी टू से आप फिर टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब 2022 में जो क्राइटेरिया था। फिर टीजीटी संस्कृत में क्या है, संस्कृत एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। ठीक है, फिर टीजीटी मैथ्स में क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स में से हो, साथ में क्या है, कोई 2 सब्जेक्ट इनमें से पढ़ रखा हो, या तो फिजिक्स पढ़ा हो, या तो केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो स्टैटिस्टिक्स, साथ में से कोई 2 सब्जेक्ट इसमें पढ़ रखा हो। ठीक है, तो मतलब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ही सारा माथापच्ची है। उसके साथ क्या कर रखा हो आपने, बीएड कर रखा हो, प्लस सीटेट का पेपर 2 पास हो। और आज इन लोगों ने लगा रखा है डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। भविष्य में पता चला जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस आ रहे हैं कंपलसरी कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो पहले बेसिकली ये हुआ करता था। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशन देख के समझ लीजिए। अगर नहीं सेट बैठ रहा है आपका तो आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि टीजीटी में अच्छे खासे लोग नॉट एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एज वेज है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बेसिकली आज के सेशन में हम केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे समझ रहे हैं। थ्रू आउट द सेशन हम लोग केवल वही समझ लें, बहुत है। खैर, तो थोड़ा सा आ जाते हैं। आप देखिए केवीएस का जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है, उसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए तुम देखोगे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सेम बातें देखने के लिए मिल रही हैं। फिर उसी तरह आ जाओ टीजीटी, हाँ उसी तरह आ जाइए टीजीटी मैथ्स पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देख लेते हैं मैथ्स साइंस सोशल साइंस के लिए क्या कहा जा रहा है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन में 50%, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली पूरा जो ऊपर की बात है उसका मतलब यही है, ग्रेजुएशन में 50%, बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2 पास। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि भाई अगर तुमको टीजीटी मैथ बनना है तो क्या सब्जेक्ट आपके पास सेट होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, टीजीटी मैथ बनना है तो क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स या तो इलेक्टिव हो या तो मेन सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, या तो अगर सेमेस्टर बेस्ड है तो भाई 6 सेमेस्टर पढ़ रखा हो, अदरवाइज ईयरली बेस्ड कोर्स है तो 3 साल आपने पढ़ रखा हो। साथ में क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स जरूर होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर में, एटलीस्ट। ठीक है, देखो ये चेंज है कि फिजिक्स जरूर होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर में। साथ में क्या हुआ है, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स। या तो केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो स्टैटिस्टिक्स आपने बेसिकली 1 ईयर पढ़ रखा हो। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जब भी मैं 1 ईयर बोलूंगा तो तुम अपने माइंड में 2 सेमेस्टर खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि 1 ईयर जब सर बोल रहे हैं तो मतलब 2 सेमेस्टर बोल रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कोर्स अलग अलग होता है भाई, किसी का सेमेस्टर भी बेस्ड है, किसी का ईयर बेस्ड है। तो सिंपल सा बात है कि भाई तुमने मैथमेटिक्स क्या है, या तो सभी सेमेस्टर में पढ़ रखा हो, या तो मेन सब्जेक्ट हो, या तो इलेक्टिव हो, और साथ में क्या हो, फिजिक्स कंपल्सरली एटलीस्ट आपने 1 साल पढ़ रखा हो, और साथ में क्या है, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक साल पढ़ रखा हो, तभी आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हो, तभी आप एलिजिबल हो। नीचे देख लो, साफ सुथरे शब्दों में इन्होंने लिख दिया है, कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। ठीक है, टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं टीजीटी सोशल साइंस पर। पहले टीजीटी सोशल साइंस में इन लोगों ने क्या लिख रखा है, फिर इसके बाद हम टीजीटी साइंस पर आएंगे। टीजीटी सोशल साइंस में ये लोग क्या कह रहे हैं, स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, out of which one must be either history or geography in at least 3 years or 6 semesters of course as an elective or main subject, and a second subject for at least 1 year or any 2 semesters of the course। सिंपल सा बात यह है कि one must be either or history or geography at least। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, one must be either history or geography in at least 3 years or 6 semesters of the course। पहले क्या था हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर, 1 ईयर वाली बात कह रहा था। यहां देखो क्या लिखा है, स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि टीजीटी सोशल साइंस में एलिजिबल होने के लिए जरूरी यह है कि या तो हिस्ट्री या तो जियोग्राफी तुमने कंपल्सरी तौर पर अपने सभी 3 ईयर्स में पढ़ रखा हो, और जो दूसरा सब्जेक्ट साथ में होना चाहिए हिस्ट्री या जियोग्राफी के साथ। मान लो तुमने हिस्ट्री लिया तो उसके साथ या तो इकोनॉमिक्स लोगे, या तो पॉलिटिकल साइंस लोगे, या तो जियोग्राफी लोगे, तो उसको बस 1 ईयर के लिए भी पढ़ रखा है तो भी चलेगा। और अगर तुमने जियोग्राफी लिया
तो या तो हिस्ट्री या तो पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स को तुमने 1 ईयर के लिए भी पढ़ रखा है तो चलेगा। ठीक है, बेसिकली ये टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीजीटी में। ठीक है, अब आ जाते हैं टीजीटी साइंस में। साइंस में थोड़ा सा इस बार इन लोगों ने चेंज कर दिया है, काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया है, देखो पहले क्या होता था, कोई बच्चा केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है तो उसकी एलिजिबिलिटी सेट बैठती थी, अब नहीं सेट बैठ रही है। अब क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years of course with which one of the following combination of subject for at least 1 year or 2 semester of the course। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि आपने 3 साल तक, ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी एज द ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years। तो या तो तुमने बायोलॉजी 3 साल पढ़ रखा हो, या तो तुमने लाइफ साइंसेज 3 साल पढ़ रखा हो, या तो तुमने बॉटनी 3 साल पढ़ रखा हो, या तो तुमने जूलॉजी 3 साल पढ़ रखा हो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, या तो तुमने अपने ग्रेजुएशन में थ्रू आउट जूलॉजी 3 years पढ़ रखा हो, या तो तुमने अपने ग्रेजुएशन में बॉटनी थ्रू आउट 3 years पढ़ रखा हो, या तो लाइफ साइंस ही पढ़ रखे हो 3 years, या तो बायोलॉजी ही पढ़ रखे हो 3 years। बस कह क्या रहा है कि बायोलॉजी और लाइफ साइंस अगर 3 year पढ़ रखे होगे तो साथ में जरूरी है कि 1 साल या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, या तो बॉटनी पढ़ा हो, या जूलॉजी पढ़ा हो। क्या क्या रहा है, अगर तुमने 3 साल बॉटनी पढ़ा है तो साथ में 1 साल या तो केमिस्ट्री पढ़ा हो या तो जूलॉजी पढ़ा हो। क्या कह रहा है कि अगर आपने 3 साल जूलॉजी पढ़ा हो तो क्या कह रहा है कि 3 साल आपने जूलॉजी पढ़ा हो तो साथ में या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, बॉटनी पढ़ रखा हो। ठीक है, आई मीन केमिस्ट्री और जूलॉजी आपको 1 ईयर के लिए पढ़ा होना चाहिए, 2 ईयर सेमेस्टर के लिए आपको पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कोर्स विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो केमिस्ट्री और बॉटनी मतलब आप लोगों ने 1 ईयर में पढ़ रखा है साथ में, तो आप एलिजिबल हो, या जूलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ रखा है, जिससे भी कॉम्बिनेशन बैठे। ठीक है, केमिस्ट्री देखोगे सभी जगह है, या तो बॉटनी जूलॉजी, या तो जूलॉजी या तो बॉटनी। ठीक है, अगर किसी को टीजीटी साइंस रिलेटेड कुछ डाउट है तो मैं क्वेरीज अभी आप लोगों का ले लूंगा। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो रहा है, सोशल साइंस में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो ठीक है, लैंग्वेज, सोशल साइंस और सबके रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टीजीटी साइंस, लैंग्वेज सबके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब वापस से आ जाते हैं, बात फिर से समझते हैं। देखो यार, अभी तक मैं क्या बात कर रहा था, अभी तक मैं बात कर रहा था केवीएस के रिगार्डिंग। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो बातें केवीएस पर लागू होती हैं कोई जरूरी नहीं कि वो एनवीएस पर लागू हो। एनवीएस का क्राइटेरिया टोटली अलग हो सकता है। ठीक है, एनवीएस का क्राइटेरिया टोटली अलग हो सकता है। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूं बेसिकली बदलाव में हो क्या रहा है। आपको मैं एक चेंज बेसिकली दिखा दे रहा हूं कि बेसिकली बदलाव में हो क्या रहा है। कि एनवीएस का जब पहले एडवर्टाइजमेंट निकलता था तो टीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, जब 2021-22 में निकला था तब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता था बेसिकली। तो देखो यार, पहले तो देख लो कि एनवीएस में जो भी बातें मैं एनवीएस पर बता रहा हूँ सेम पहले ईएमआरएस पर भी लागू होता था। ठीक है, दोनों बोर्डिंग स्कूल्स हैं। खैर, किसी को ये ना पता कि भाई बोर्डिंग स्कूल और इनमें क्या होता है, एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो यार, केवीएस ऐसा स्कूल होता है जो बिल्कुल तुम्हारे बचपन में स्कूल की तरह कि सुबह स्कूल गए, लेट से 7 बजे स्कूल गए, 12-1 बजे तक अपना पढ़ाई की अपने घर आ गए। ठीक है, प्लस केवीएस आपको 1 से 12 तक देखने के लिए मिल जाएगा। एनवीएस क्या होता है, 6 से 12 तक के ही होता है। और एनवीएस में ऐसा नहीं होता कि स्कूल गए घर आ गए, वहीं पर हॉस्टल होता है, टीचर को भी वहीं रेजिडेंस मिलता है, बच्चे भी वहीं रहते हैं, सब वहीं रह के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो एनवीएस एक बोर्डिंग स्कूल है। खैर, एंड सेम गोज फॉर ईएमआरएस ऑल्सो। ईएमआरएस भी एक बोर्डिंग स्कूल है, क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। बस ये होता क्या है, ट्राइबल पीपल के लिए है। ठीक है, नाम में दिख रहा होगा एकलव्य। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्राइबल पीपल के लिए है, लेकिन टीचर सभी कम्युनिटी के जा सकते हैं, स्टूडेंट्स ट्राइबल कम्युनिटी के बेसिकली रहते हैं। खैर, तो वहां पर जो वैकेंसीज आती है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, ये तुमको टीजीटी लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। तो एक तरह से मैं तुमको समझा रहा हूँ कि देखो फर्क क्या हो रहा है, नया एडवर्टाइजमेंट और पुराने एडवर्टाइजमेंट में चेंज क्या है। ये जो मैं आपके स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ ये एक ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है। इसमें इन लोगों ने क्या लिख रखा है कि भाई टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि या तो आपने हिस्ट्री पढ़ रखा हो या तो आपने जियोग्राफी पढ़ रखा हो। ठीक है, थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन, और साथ में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से तुमने जो भी पढ़ा है उसको एटलीस्ट तुमने एटलीस्ट तुमको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी हिस्ट्री या जियोग्राफी थ्रू आउट आपको ने अपने ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रखा हो। क्या लिख रहा है, इन अदर वर्ड्स द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी हिस्ट्री और जियोग्राफी। एक सेकंड, माफी चाहूंगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ओल्ड क्राइटेरिया है जो मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, न्यू वाले क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था,
अनफॉर्चुनेटली। ये जो ओल्ड क्राइटेरिया पहले आप देख लीजिए और न्यू क्राइटेरिया में चेंज किया हुआ है, फिर हम आएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो दो सब्जेक्ट तुमको पढ़ा होना चाहिए, या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो, या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो। अब क्या लिख रहा है, हिस्ट्री जियोग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल द 3 years इन ग्रेजुएशन। अगर यह हिस्ट्री या जियोग्राफी आपने ऑल 3 years ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा था तो तब भी आप नॉट ही एलिजिबल होते थे। साथ में क्या कह रहा है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रखे हो तो इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। जरूरी क्या है कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने बस पढ़ रखा हो, मतलब इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो आपने सिर्फ अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। पहले ये बोलता था कि हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट बस आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। लेट से हिस्ट्री के साथ या तो जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन बैठे, या तो इकोनॉमिक्स का बैठे, या तो पॉलिटिकल साइंस का बैठे, ठीक है। तो जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो सिंपल सा कहने का बात यह है कि या तो तुम हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बैठाओगे, अगर हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बैठाओगे तो इसको तुमने 3 year पढ़ रखा हो, और साथ में कोई सा भी एक सब्जेक्ट, या तो तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा हो, बस पढ़ रखा हो तो चलेगा, 1 साल भी पढ़ा है तो चलेगा, या तो तुमने पॉलिटिकल साइंस 1 साल भी पढ़ रखा है तो चलेगा, या तो तुमने जियोग्राफी 1 साल पढ़ रखा है तो चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि आपने जियोग्राफी को के साथ कॉम्बिनेशन में रखा हो, जियोग्राफी या तो आपने 3 years पढ़ रखा हो तो साथ में बस हिस्ट्री पढ़ रखा हो, या तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा हो, या तो जियोग्राफी पढ़ रखा हो, 1 साल के लिए भी पढ़े हुए हो तो चलेगा। पहले ये लिखा हुआ है बस पढ़े हो, ठीक है, बस पढ़े रहते थे तो चल जाता था, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है ऑनर्स डिग्री में भाई आप पढ़े हुए साथ में हिस्ट्री या जियोग्राफी, तो अमूमन ऑनर्स वाले एलिजिबल रहते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कैंडिडेट्स अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में अगर उनके पास ऑनर्स डिग्री है तो टेक्निकली वो टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए नॉट एलिजिबल होते थे। ये एक ओल्ड क्राइटेरिया जो मैंने आपको शो किया है, मैं आपको न्यू रिक्रूटमेंट रूल में दिखा दे रहा हूँ कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल में बेसिकली क्या फॉलो हो रहा है। अब हम थोड़ा सा जाते हैं एनवीएस पर, ठीक है, देख लेते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति न्यू रिक्रूटमेंट रूल में क्या कह रहा है कि भाई इनके न्यू रिक्रूटमेंट रूल में क्या सारे नियम लागू हो रहे हैं टीजीटी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। 20 मार्च को इनका भी रिक्रूटमेंट रूल आया है। बेसिकली ये पीडीएफ आपके आगे ओपन होगा, उस पीडीएफ को आपको जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप चीज़ों को लिटरली रीड करेंगे खुद से भी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनवीएस में टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब नया नियम क्या कहता है, ठीक है। यहाँ से जो भी बातें मैं समझा रहा हूँ, एनवीएस में नया रिक्रूटमेंट रूल क्या कहता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, प्लस आपने बीएड कर रखा हो, प्लस आप सीटेट का पेपर 2 पास हो, तब आप एनवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। साथ में सीटेट का पेपर 2 पास है, बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। अब हमारे आगे क्वेश्चन क्या है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, एकदम सॉर्टेड है कि भैया टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो या तो इलेक्टिव हो या मेन सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट 3 year या 6 सेमेस्टर आपने पढ़ रखा तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में या 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स में, इन ईदर केस चलेगा। फिर अगेन क्या कह रहा है, 3 year या 6 सेमेस्टर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो भी चलेगा, ठीक है। 3 year या अपने 6 सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट करूं, टीजीटी इंग्लिश बनने के लिए क्या कह रहा है कि इंग्लिश को या तो ऑप्शनल या तो सभी ईयर्स में आपने पढ़ रखा है और आपने 50% मार्क्स स्कोर किया है ग्रेजुएशन में, प्लस बीएड किया है, प्लस सीटेट का पेपर 2 पास है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। सेम गोस फॉर टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी पर भी यही बात लागू हो रही है कि आपने उसको सभी 6 years में सभी 3 years में पढ़ रखा हो या 6 सेमेस्टर में पढ़ रखा हो और साथ में आपने सीटेट का पेपर 2 पास कर रखा है, बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। बेसिकली सीटेट का पेपर 2 आप तभी पास करोगे जब आप बीएड कर रखोगे, सिंपल सा लॉजिक है। खैर वापस आ जाते हैं टीजीटी मैथ्स पर। क्या है, देखो कि सेम क्राइटेरिया लागू हो रहा है जो टीजीटी में केवीएस में लागू हो रहा था, इन्होंने अब क्राइटेरिया सेम कर दिया है। मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 years और 6 सेमेस्टर्स इन द ग्रेजुएशन। जो भी बच्चा मैथ्स वाला है उसको तुमने मैथ्स को एज अ ऑप्शनल या फिर एकदम रेगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, मतलब सभी सेमेस्टर्स में, सभी ईयर्स में आपने उसको एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा है या तो आपने ऑप्शनल पढ़ा है,
तो आप उसमें मैथमेटिक्स टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड साथ में फिजिक्स एटलीस्ट एक ईयर के लिए आपने पढ़ रखा है, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से भी कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, तभी आप एलिजिबल हो टीजीटी मैथ्स के लिए। देन आई कम फॉर टीजीटी साइंस। सिंपल सा क्राइटेरिया है, अगेन सेम देखो कि केवीएस वाला लागू हो रहा है, एकदम सिमिलर सा कर दिया इन्होंने। क्या लिखा है? कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। और साथ में क्या कर रहा है? विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर्स। अब इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आपने पढ़ भी रखा हो साथ में। अगर तुमने बायोलॉजी या लाइफ साइंस 3 साल पढ़ रखा है तो साथ में क्या जरूरी है? या तो केमिस्ट्री एंड या फिर बॉटनी एंड जूलॉजी 1 साल पढ़ रखा हो। अगर आपने बॉटनी पढ़ रखा है तो साथ में आपने केमिस्ट्री और जूलॉजी 1 साथ पढ़ रखा हो। अगर आपने जूलॉजी पढ़ रखा है तो साथ में आपने केमिस्ट्री और बॉटनी 1 साल पढ़ रखा हो। ठीक है, मान लो जूलॉजी 3 साल पढ़े हो तो साथ में केमिस्ट्री और बॉटनी 1 साल पढ़े हो। अगर बॉटनी तुम 3 साल पढ़े हो तो साथ में केमिस्ट्री और जूलॉजी 1 साल पढ़ रखे हो। अगर बायोलॉजी या लाइफ साइंसेज को तुमने 3 साल पढ़ा है तो साथ में केमिस्ट्री पढ़ा हो, या तो बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक जो है आपने 1 साल के लिए पढ़ रखा है तो चलेगा। फिर टीजीटी सोशल साइंस पर आ जाते हैं। सेम बात यहां पर लागू हो रहा है। क्या चीज क्या रखा है? स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। हिस्ट्री या ज्योग्राफी को कोई एक चूज करोगे जो तुमने 3 साल पढ़ रखा हो, एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कहने का मतलब है कि या तो हिस्ट्री चूज कर रहे हो तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक आपने 1 साल के लिए पढ़ रखा हो। अगर जियोग्राफी चूज कर रहे हो तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई आपने 1 साल के लिए उसको पढ़ रखा हो। ठीक है, तो ये था टीजीटी का अलग अलग रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। DSSB में मैं सेशन में भी थोड़ी देर बाद आऊँगा। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों के डाउट पर आ जाता हूँ। DSSB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से टोटली अलग होता है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद में चर्चा करूँगा। अब मैं थोड़ा आप लोगों के डाउट एंड क्वेरीज पर आ जाता हूँ। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है, यू पीपल कैन रेज योर हैंड and I'll ask you people to I'll call out your name, then people can turn on your mic. Okay, I'll firstly come to अंजलि जी। अंजलि बताइए। अंजलि कुमारी। काजल सिंह। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग काजल जी, बताइए। सर जैसे आप बीएड मतलब जो बीएड कोर्स है वो कंपलसरी है, पर अगर कोई बीएलएड कोर्स करे तो क्या वो भी टीजीटी के लिए एप्लीकेबल है? यार टेक्निकली तो कहा जाता है कि बीएलएड वालों को टीजीटी का एग्जाम देने दिया जाए, ठीक है, लेकिन तुमको सीटेट का पेपर देने में दिक्कत होता है, पेपर 2। अच्छा, ठीक है, तो टेक्निकली तो कहा जाता है देने दिया जाए, लेकिन यार मेजॉरिटी ऑफ द जगह ये लोग नॉट एलिजिबल कर देते हैं बीएलएड वालों को टीजीटी लेवल पर, और ये दिक्कत बीएलएड के साथ है। ठीक है, ये दिक्कत बीएलएड के साथ है। ठीक है, तो सर जैसे बीएलएड कोर्स होता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन आप पढ़ा सकते हैं वहां तक के लेवल के बच्चों को, तो फिर जब गवर्नमेंट ये एग्जाम जब देने ही नहीं दे रहा है तो फिर ये कोर्स तो अजीब ही हो गया ना, मतलब फिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखो बीएलएड का कोर्स ऑलमोस्ट 1999 में शुरू हुआ था और 2025 में बंद हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसको क्या सोच के 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला बनाया था और क्या किया था, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, लेकिन बीएलएड की डिग्री के साथ दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू काजल। ओके, देन आई विल कम टू अंजलि। आप रीज्वाइन कर लीजिए, अगर आपका माइक नहीं ऑन हो रहा था तो आप रीज्वाइन कर लीजिए अंजलि। ठीक है, देन आई विल कम टू मुस्कान, देन साक्षी साहू। सर डीयू में क्या है सर, हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस एज अ माइनर सब्जेक्ट ले रखा है और हिस्ट्री उल्टा बोल दिया सर, हिस्ट्री जो एज अ माइनर सब्जेक्ट ले रखा है और पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर, तो वो एलिजिबल है डीएसएसबी के लिए? डीएसएसबी बात करेंगे अभी। ठीक है,
तो सर केवीएस और एनवीएस के लिए? केवीएस और एनवीएस के लिए नॉट एलिजिबल है। क्लियर है बात? या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल पढ़ रखा हो आपने। माइनर मेजर का बात नहीं है, अगर 3 साल पढ़ रखी हो हिस्ट्री तो ही एलिजिबल हो, या ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ रखी हो। तो तीनों साल सर हिस्ट्री है तो, बट वो माइनर सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है सर। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 3 साल पढ़ रखा है ना। हाँ जी। हाँ तो एलिजिबल है। ओके। 3 साल और हिस्ट्री पढ़ बीएसबी रखा है, साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है तो एलिजिबल है। तुम ये मत देखो कि अरे मेरा तो मेजर पॉलिटिकल साइंस है तो मैं कैसे एलिजिबल बैठूंगी। नहीं यार, 3 साल पढ़ रखा है ना हिस्ट्री। हाँ जी। बस ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। एंड इस बात को और स्पष्ट भी मैं कर देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट में आपको शो कर दे रहा हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस आप लोग। ये कहाँ पर बात कर रही थी? टीजीटी के रिगार्डिंग, एक सेकंड। लिखो, लिखा तो है यहाँ से पढ़ो। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आउट ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 years और 6 semesters ऑफ कोर्स एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट। तो तुम्हारा या तो इलेक्टिव हो या मेन सब्जेक्ट हो तो एलिजिबल हो। यस अंजलि, यस प्लीज। अंजलि कुमारी। साक्षी साहू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए बीएड में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है? अच्छा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में मैं आता हूँ, ठीक है। जी ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में मैं आता हूँ। पीजीटी में तो अब बीएड कर दिया है, ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीजीटी टीजीटी मतलब कौन सा लगेगा? पीजीटी computer वाला science के कल लिए? डेली बैट्स पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देखिए। टीजीटी वाले पे मैं भी बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। जी। हाँ, यस कुमारी अंशु। कुमारी अंशु। एसटीआई। नमस्ते सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम स्नेहा है। इसने अच्छा खासा खूबसूरत नाम है, क्यों एसटीआई रखे हो? सर वो नाम बदल के रखा हुआ है। जी हाँ, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अभी मैं बीएड कर रही हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था, जिसमें 2 साल मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो 1 साल मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा लास्ट ईयर। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स अवेलेबल है जिसे करके मैं केवी या फिर ईएमआरएस के लिए अवेलेबल हो मतलब एलिजिबल हो सकती हूँ? इतनी सरकार बुद्धिजीवी नहीं है कि बीच में ब्रिज कोर्स करा के एलिजिबल कराए, ठीक है। इस तरह कोई सर ब्रिज क्योंकि कोर्स कहीं 1-2 जगह मैंने सुना था। नहीं, ये ब्रिज कोर्स इस काम के लिए नहीं होता है। ग्रेजुएशन में नहीं होता इस तरह कोई ब्रिज कोर्स, जैसे कि आप टीजीटी में एलिजिबल हो जाए, ठीक तो है। फिर सर इस चीज का कोई सोल्यूशन? पीजीटी में ध्यान रखिए। डीएसएसबी में? हाँ, पीजीटी वगैरह में ध्यान रखिए, और क्या। डीएसएसबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ये जो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, केवीएस एनवीएस इस पे बात कर रहा हूँ। डीएसएसबी में मैं भी बात हाँ करूँगा हाँ भाई, सर। ठीक है। पहले मैं कुछ डाउट्स करेज ले लूँ, ठीक है। डीएसएसबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। डीएसएसबी में शायद एलिजिबल हैं आप। सर जी कुमार अंशु, कुमारी अंशु। सर बोल रहे हैं ना कि वो मैं पोस्ट ग्रेजुएट की हुई हूँ, मतलब ऑनर्स में मेरा बॉटनी है, तो मैं पीजीडीसी कोर्स कर रही हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है सर? ऑनर्स में बॉटनी है? यस सर। नहीं, फिर से बताओ, क्या बता रही हो, क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? सर बायोटेक्नोलॉजी। ग्रेड से हमने बायोटेक पढ़ रखा है, अच्छा ठीक है। हाँ, आप पीजी भी बायोटेक्नोलॉजी से हैं? अच्छा, पीजी बायोटेक से हैं। यस सर। अब मैं पीजीडीसी का कोर्स कर रही हूँ, तो मैं कंप्यूटर टीचर के लिए अवेलेबल है सर? पीजीडीसीए का कोर्स कर रही हैं पीजीटी के लिए? हाँ, मतलब कंप्यूटर टीचर के लिए सर। बहन जी, पीजीटी होगा, टीजीटी होगा, कुछ तो होगा कि हर लेवल पर एलिजिबल होगी? नहीं, पीजीटी। हाँ, तो पीजीटी के लिए तो कल मैंने सेशन में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा हूँ, तो डेली बैट्स के यूट्यूब पर देखिए जाके। नॉट एलिजिबल है वैसे, लेकिन जाके देखिए डेली बैट्स के यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है उसको, कल का वीडियो जाइए देखिए उसको, ठीक है। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया पीजीटी के रिगार्डिंग, ठीक है। टीजीटी पर मैं भी बात कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस पर, ठीक है। हाँ,
ओके देन आई कम टू, आई होप वी आर डन अंशु। तो सर टीजीटी के लिए भी बता दीजिए। तो बोल तो रहा हूँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बता रहा हूँ, और पीजीटी के लिए जो कल पीजीटी पे सेशन कंडक्ट हुआ था उसको देखिए, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर अलग अलग डे पर अलग अलग टॉपिक पे मुझे बात करना है। अगर पीजीटी वाले बच्चे का मैं प्रॉब्लम आज लेने लगूंगा तो कल का सेशन मैंने किया ही क्यों फिर, ठीक है। तो पीजीटी का जो सेशन कंडक्ट हुआ था उसका रिकॉर्डिंग डेली बाइट्स के यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके डेली बाइट सर्च करिए। अगर आप इतना अपने एलिजिबिलिटी को लेकर कंसर्न है तो मैं मानता हूँ कि आप इतना थोड़ा सा पेन लेंगी कि जाके पूरा सेशन देखेंगे पीजीटी का, ठीक है। उसको जाके देखिए, टीजीटी का मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यस देन आई कम टू दीक्षा वर्मा जी। दीक्षा सर अभी हम बीएलएड कर रहे हैं जी। और अब मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं बीएड कर लूँ, क्योंकि अभी भी हमें टीजीटी में दे नहीं रहे हैं, बीएड ही मांग रहे हैं। हाँ यस तो क्या वो एप्लीकेबल होगा? यस यस, अगर आप बीएड बाद में कर लेती हैं तो बिल्कुल एप्लीकेबल है। और बीएड में सर हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे लेना पड़ेगा कि जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जैसे वही मेन बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता है कभी भी। सर ग्रेजुएशन में तो सिर्फ पॉल साइंस थी हमारे पे हाँ, बीएलएड में। हमेशा तुमसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। बीएड में तुम्हारा टीचिंग सब्जेक्ट क्या है और पेडागोजी सब्जेक्ट क्या है, दैट हैज नथिंग टू डू विद योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर जगह सिर्फ यही लिखा है कि तुमने बीएड कर रखा हो। कभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारा ग्रेजुएशन का मांगता है। ये मत सोचो कि ग्रेजुएशन में जाके हिस्ट्री पेडागोजी ले लोगी और चली आओगी, कहोगी कि नहीं नहीं हमको तो भाई ले लो, हम तो हिस्ट्री पढ़ लिए बीएड में, क्योंकि बीएड इज़ अ ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स। बीएड में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, बीएड इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री, बीएड एक ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स है। तो बीएड में जो भी कुछ आपको सिखाया जाता है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। बीएड में आपका सब्जेक्ट क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है। सर ग्रेजुएशन में तो फिर सिर्फ पॉल साइंस था और कोई सब्जेक्ट नहीं था इसके साथ, तो फिर अब टेक्निकली आप नॉट एलिजिबल हो गई, मतलब सिंपल सी बात ये है। और अगर बीएड के साथ अगर मैं ओपन से मास्टर्स कर लूँ किसी सब्जेक्ट में तो वो मानी जाएगी पीजीटी के लिए? नहीं, साथ में मत करिए तो बेहतर रहेगा पीजीटी के लिए। तो सर फिर टीजीटी भी नहीं होगा, पीजीटी भी नहीं होगा, मतलब मास्टर्स हाँ फिर तो बाद में ही करना प्राइमरी में पड़ेगा? एलिजिबल हो ना। नहीं, अगर बड़ी क्लासेस के लिए चाहिए होगा तो? यार देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी में आती है, तो बीएलएड वाले में दिल छोटा ना करें। बीएलएड वाले बात समझें, भाई तुम सबसे अच्छी जगह प्राइमरी में एलिजिबल रहते हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर आती है और सिलेक्शन के चांसेस भी वहाँ रहते हैं। देखो प्राइमरी वाले पर चर्चा मैं कल करूँगा, बीएलएड पर कल मेरे को बात करना है, कल का ही टॉपिक बीएलएड वगैरह में। लेकिन सिंस बीएलएड के कुछ बच्चे यहाँ पर हैं तो मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। देखो फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर क्या लिखा हुआ है कि बीएलएड चाहिए 4 ईयर वाला, ये वैलिड होता है। तो सर फिर बीएड करने का कोई फायदा नहीं है अगर टीजीटी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा बाद में भी? अब ये तुम्हें सोचना है, इस पे मैं नहीं कमेंट करूंगा फायदा है कि नहीं। मैं बस इतना बता रहा हूं कि अगर तुम उसके बाद बीएड कर रही हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सेट बैठ रहा है, ठीक है, तो पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद ही बीएड के बारे में सोचिए। एंड मेरा आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा, मैं किससे बात कर रहा था, टॉकिंग टू अंजलि, नहीं दीक्षा वर्मा। हाँ, तो दीक्षा मेरा आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा, आप ये क्या करिए ना, आप पीजी कर लीजिए और अगले साल से फॉर श्योर गारंटीड है कि 2026 से बीएड 1 ईयर का शुरू होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो दो साल का पीजी कर लो ओपन से, एक सेकंड बीएलएड कंप्लीट कर ली, उसके बाद 2 साल का पीजी कर लीजिए ओपन से, ठीक है। अपना तैयारी वैयारी करते रहिए, डिग्री ओपन से चलता रहेगा, अपना जो भी प्रिपरेशन करना है करते रहिए, ठीक है। और 2 साल बाद क्या करिएगा, पीजी कंप्लीट होने के बाद 1 साल का बीएड, आपके लिए बीएड 1 साल का हो जाएगा। सर ओपन से मास्टर्स करने में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटली वैध है, हर प्रकार से मान्य है। ओके सर, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ओके, थैंक यू दीक्षा। नुपुर मैम, इफ़ यू आर हियर तो प्लीज़ आप एक बार कंप्यूटर साइंस के टीचर का चेक कर लेती। टीजीटी लेवल पर अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोगों ने मेंशन किया रिक्रूटमेंट रूल में तो। ओके सर, मैं चेक कर रही हूँ। हाँ, इन मीन टाइम आई कम टू आशु देशवाल। सीधे मैम एनवीएस का चेक करिए, आई डोंट थिंक केवीएस में होगा। हाँ यस, आशु सर देशवाल। मेरे हाँ को मैं ना टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए तैयारी करती हूँ अच्छा, और टीजीटी मेरे को ना थोड़ी सी स्पेशल, कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को स्पेशल एजुकेशन के लिए ना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है कि मैं कौन सी बुक वगैरह से पढूं या अच्छा कहाँ से करूँ। ठीक है आशु, ठीक है आशु, पर मैं आता हूँ। इनको कंटेंट के रिगार्डिंग, स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग बात कर रही हैं। नुपुर मैम स्पेशल एजुकेशन ही उन्होंने कर रखा है, वो उसी से गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है। तो वो अभी आपको, मैं उनको मीटिंग हैंड ओवर करेंगी तो आपको एक्सप्लेन कर देंगी। इन मीन टाइम जिनको कंप्यूटर साइंस वाला क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, जरा थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। देखो पहला बात, क्या टीजीटी कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी हर जगह हमेशा आता है? नहीं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि हर जगह हमेशा आता नहीं है, तो उसी हिसाब से पहले एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एनवीएस में, कि बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या तो आपके पास ये हो,
या तो आपके पास ये हो, या तो क्या हो, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम अ recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also an aggregate provided the computer science subject must be studied in all the years as main subject. ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या IT में, 50% मार्क्स आपने जो है स्कोर किया हो। और क्यों लिखा है कंप्यूटर साइंस, अभी ईयर में पढ़ा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा IT वाले फील्ड का है तो अप्लाई कर रहा है, तो कहने का मतलब है या तो आपने BCA कर रखा हो जिसमें आपने 50% मार्क्स स्कोर किया है, या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या IT की फील्ड में तो आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, तो प्रोवाइडेड कि कंप्यूटर साइंस आपने उस केस में सभी ईयर में पढ़ रखा हो। या तीसरा, या तो आपने बीटेक वगैरह कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या IT में विद 50% मार्क्स, तब साथ में क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द सीटेट टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप साथ में आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। तीसरा क्या है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, या तो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड हो या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री जो है BLED वाला नहीं है, बीएड कंपोनेंट वाला है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला, BA BEd BSc BEd उस तरह की बात हो रही है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जिनको डाउट, आई होप यू आर डन। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है TGT का, अदरवाइज बाकी किसी भी केस में नॉट एलिजिबल है। सर सी हाँ, यस प्लीज। कैन आई आस्क? यस 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 प्लीज साक्षी। हाँ, सर सीटेट मतलब कंप्यूटर साइंस कौन से सब्जेक्ट से दे सकता है? पेपर 2 दोगी सीटेट का। कौन सा सब्जेक्ट, या 2 ही सब्जेक्ट है, या तो सोशल साइंस चूज करेंगी या तो आप साइंस चूज करेंगी, तो सोशल साइंस वाला चूज करके पेपर दीजिए सीटेट का पेपर 2। सब्जेक्ट नहीं बोला है, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। अमूमन ऐसे बच्चे सोशल साइंस ही चूज करते हैं। अरे तुम सीटेट का पेपर स्ट्रक्चर देखो जाके भाई, सीटेट में इतना सब्जेक्ट नहीं पूछता है। ठीक है, सीटेट में 2 ही कॉम्बिनेशन ही होता है। पहले आप सीटेट का पेपर 2 का स्ट्रक्चर जाके देखिए। ठीक है, सीटेट पर बात करूंगा मैं डे 7 पर, तो आइएगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा सीटेट के पेपर को लेकर। ठीक है, सीटेट का सिलेबस पेपर स्ट्रक्चर टोटली अलग है। ये मत सोचो कि हम कंप्यूटर साइंस से हैं तो मेरे लिए सीटेट का पेपर अलग से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है साक्षी? ओके सर। सर बीएड में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू नहीं है? नहीं नहीं नहीं, BEd में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू नहीं होता है, ग्रेजुएशन में, हर जगह ग्रेजुएशन में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। यस अंजलि कुमारी। सर मैंने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स ऑनर्स किया था, तो मैं TGT मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल होंगी? साथ में आपने फिजिक्स को 1 साल पढ़ रखा हो। सर फिजिक्स के लाइक सब्जेक्ट्स है कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स, ये हाँ सब्जेक्ट्स हाँ, होते तो हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। हाँ, अगर फिजिक्स में आता है तो बिल्कुल काउंट होगा। ये नहीं कि फिजिक्स का मतलब एकदम सब्जेक्ट के ऊपर नाम ही लिखा हो फिजिक्स, ऐसा नहीं है। ओके ओके सर। ठीक है, तो आप ओके eligible सर, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा। अरे भाई तूने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ा, वो भी इंग्लिश ही है। ठीक है, सर मैंने मैथ नहीं पढ़ा है। अरे तुमने मैथ्स के बहुत सारे और सब्सिडरी जो डोमेन्स है उसको पढ़ रखा, मैथमेटिक्स में ही आएगा। ठीक है, ये सर गोपाल सोनी। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गोपाल। यस प्लीज। हाँ सर मेरा क्वेश्चन स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग है। यस प्लीज बताइए। हाँ सर जैसे केवी में TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए दे रखा है कि अगर आपने जनरल बीएड कर रखा हो तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल हो। Yes. लेकिन NCT की वेबसाइट मैंने देखी और बाकी जगह मैंने सब देखा, तो वहाँ पे मेरे को कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं मिल जो इस रही तरह के कोई कोर्सेज कराते डिप्लोमा। हो। जी जी। ठीक है, इसको लेकर डेली बाइट्स के ना यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा पूरा डिटेल में। जो प्रश्न आपने पूछा मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मल बीएड वाला बच्चा है वो स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 1 साल का उसने PG डिप्लोमा या कुछ इस टाइप का कर रखा हो टीचर एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, अलग अलग डिग्रीज मेंशन है। वो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आएगा, जो मैं बताऊंगा किन किन संस्थाओं में ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी इसी एकेडमिक सेशन से यस पहले यस, आप इसी एकेडमिक सेशन से 2-3 दिन में ही आया जाएगा। ठीक है, ओके थैंक यू। मैं लिख ले रहा हूँ कि मैं इसे वीडियो कवर कर दूंगा। ठीक है, ये यस, एनीवन एल्स एनी डाउट?
ठीक है, स्पेशल एजुकेशन को लेकर नुपुर मैम। क्या डाउट था, एक बार रिपीट करिएगा प्लीज, जिनका भी डाउट है स्पेशल स्पेशल एजुकेशन एजुकेशन के से रिगार्डिंग। रिलेटेड। एंड नुपुर मैम, हैंड ओवर, आई एम हैंडिंग ओवर द मीटिंग टू यू। आई जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 minutes। ओके सर। यस, किसका डाउट था स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग? यस, स्पेशल एजुकेशन किसका डाउट था? जस्ट रेज योर हैंड। एंड किसी और को भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डाउट था ना, स्टडी सिलेबस मटेरियल है कुछ भी, तो मैम से बात कर लीजिए। मैम स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट टीचर ही हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए इस मसले पर। यस आशु, यस प्लीज। हाँ गोपाल, देखिए आपका जो डाउट है ना, उसको सर एक बार वीडियो के थ्रू अपडेट करेंगे, तो वहां से आपको ज्यादा बेहतर आंसर मिल जाएगा, बिकॉज आप भी रिसर्च करके आए हो, हमें भी उस पर थोड़ा रिसर्च करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि और बेहतर डिटेल में चीजें आ जाए। आशु, आपका आई गेस डाउट था सिलेबस से रिलेटेड। यस मैम, एक्चुअली ना मेरे को ना प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है कि कौन से बुक से तैयारी करूं या फिर कहाँ से करूं, मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी, मैं अगर स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग ना कहूँ, इन जनरल भी यदि मैं कहूँ कि मुझे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और कोई एक बुक मैं रेफर करूँ सो दैट मैं एग्जाम दूं और मेरा एग्जाम हो जाए, ये क्या पॉसिबल है? एनीवन, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम, बट जैसे कि स्टार्टिंग के लिए अभी कोई तो बुक या फिर कहीं तो होगा जहाँ से काइंड ऑफ बेस मेरा तैयार हो जाए। एग्जैक्टली नाउ, अब आप सही चीज कह रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में जो क्वेश्चन है वो किस तरह के और किस एरिया से रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है 21 डिसेबिलिटीज। बेसिकली आप देखोगे, यदि 50 क्वेश्चन आना है, मैं एक अप्रोक्स मान के चल रही हूँ, तो 50 में 40 एबव क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं 21 डिसेबिलिटीज से होंगे। अब क्वेश्चन हो सकता है एनालिटिकल हो या फिर फैक्चुअल बेस हो, वो टोटली डिपेंड करता है, लेकिन 21 डिसेबिलिटीज के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। आप यदि एक कोई मैं बुक, जब आप बीएड करते हो, बीएड के दौरान भी कई सारे बुक्स आपको आपके प्रोफेसर सजेस्ट किए होंगे, आप उन बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। बाकी एक बुक है जिसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिया हुआ है, सरोहा पब्लिकेशन की आती है, उसमें पीवाईक्यू पे बेस्ड भी है, सिर्फ आप उसको बेसिस मानो। आप ये मत समझिएगा कि वो बुक ही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस आप रेफरेंस के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ इस टॉपिक के बाद मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा डिटेल में हर एक टॉपिक से रिलेटेड बुक्स को रेफर करके, बिकॉज बहुत कम रिसोर्स मटेरियल है अवेलेबल, ठीक है आशु? यस मैम। और कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट यहाँ तक टीजीटी से रिलेटेड? ठीक है, थैंक यू नुपुर मैम। मैं इन शॉर्ट DSSB का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आज ही आप लोगों को। यस प्लीज़ सभी लोग, शुड आई रैप अप द सेशन या DSSB का भी एक्सप्लेन कर दूँ? यस, नो, बिकॉज माई डिसीजन इज टू रैप अप द सेशन। जी श्वेता। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग श्वेता जी, बताइए। सॉरी सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ओके ओके, नॉट एन इशू। यस, मैं DSSB एक्सप्लेन कर दूं? यू पीपल आर इंटरेस्टेड? यस सर, प्लीज डू एक्सप्लेन। ओके सर। ओके, हाँ यस श्वेता, यस प्लीज। अच्छा, गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों के लिए DSSB का भी कवर कर देता हूँ यार, बिकॉज सस्टेन्ड वे में एक ही बातें सुनते सुनते वो इट बिकम्स मोनोटोनस, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। खैर, थोड़ा सा समझ लेते हैं DSSB के TGT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब देखना, ये एकदम अलग दिखाई देगा तुमको KVS NVS से, एकदम अलग। यहाँ ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे।
देखो सबसे पहले तो DSSB के टीजीटी पर आने से पहले देख लो कि DSSB में किस किस तरह का टीजीटी का सीट आता है। एक तो अपना भाई सोशल साइंस का एज यूजुअल, नेचुरल साइंस मतलब साइंस के बारे में बात हो रही है, और मैथ्स के रिगार्डिंग, और चौथा लैंग्वेज के रिगार्डिंग। लैंग्वेज को फर्दर डिवाइड कर दो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, ये सब अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पर आने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, उसको आप पहले खुद से रीड कर लीजिए अपने माइंड में। अगर तुमसे बोलता है एक व्यक्ति को हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, माने वो क्या कहना चाह रहा है कि क्लास 8 लेवल तक तुमने हिंदी पढ़ रखा हो, ठीक है। दूसरा, जब भी स्कूल सब्जेक्ट बोले तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात हो रहा है, ठीक है। पहले ये आप अपने माइंड में बस फिट कर लीजिए ऐसे ही। अब मैं आता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो एलिजिबिलिटी इन शॉर्ट क्या है DSSB में, कि ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। साथ में B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, साथ में C.Tet का पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी तुमको बोला जाए TGT सोशल साइंस, तो इसका मतलब क्या होता है DSSB में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड साइकोलॉजी। कहीं भी तुमको DSSB में TGT नेचुरल साइंस बोला जाए तो मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। अब ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है, लेट से तुम TGT हिस्ट्री TGT सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है उसको आपने एटलीस्ट 2 साल का अपने ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ रखा, ठीक है। अब मैं आता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सबसे पहले देखते हैं कि TGT सोशल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सिंपल सा क्या लिखा है इन्होंने कि क्या होना चाहिए तुम्हारा, a bachelor's degree, honors or pass or equivalent from recognized university having secured 45% marks in aggregate in 2 school subjects of which at least 1 out of the following should have been at the elective level। क्या कहना चाह रहा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए पहले तो 45% मार्क्स के साथ। दूसरा, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स या पास दोनों चलेगा, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सेक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। तो 2 स्कूल सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा हो। 2 स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ये पीछे स्कूल सब्जेक्ट जो दे रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पर एटलीस्ट आपने 2 स्कूल सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, ठीक है। ओवरऑल डिग्री में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ में क्या कह रहा है, साथ में देखिए क्या कह रहा है, साथ में क्या कह रहा है, मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस शैल बी, सॉरी मैंने एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, जैसा आपने स्क्रीन पे देख रहे हो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। जो ध्यान दीजिएगा, जो एडवर्टाइजमेंट में पीछे शो कर रहा है ना, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। सिंपल सर क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री ऑनर्स और पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सेक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट। जो पीछे मैंने स्कूल सब्जेक्ट आपको शो किया है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट इलेक्टिव लेवल, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस जो शो कर रहा है। अब सोशल साइंस में क्या कह रहा है तुमसे, सोशल साइंस का मतलब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। TGT नेचुरल साइंस का मतलब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। पीछे जो मैंने आपको क्राइटेरिया शो किया था, ठीक है, पीछे जो मैंने आपको क्राइटेरिया शो किया था, कहाँ गया, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट आप अपने माइंड में रखिए कि स्कूल सब्जेक्ट का मतलब होता है DSSB बेसिकली ये जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। और जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, लेट से तुम TGT सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस मेन सब्जेक्ट को आपने एटलीस्ट 2 ईयर के लिए पढ़ रखा हो। अगर आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस मेन सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपने 2 ईयर के लिए पढ़ रखा हो। और वो मेन सब्जेक्ट क्या है, मान लो तुम TGT सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कहने का मतलब है या तो तुमने हिस्ट्री को 2 साल पढ़ा हो, या तो तुमने पॉलिटिकल साइंस को 2 साल पढ़ा हो, या तो इकोनॉमिक्स को 2 साल पढ़ा हो, या तो बिजनेस स्टडीज को 2 साल पढ़ा हो, या तो सोशियोलॉजी को 2 साल पढ़ा हो, या तो जियोग्राफी को 2 साल पढ़ा हो, या तो साइकोलॉजी को 2 साल पढ़ा हो। कहने का मतलब क्या है
द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। तो किसी भी टीजीटी सोशल साइंस के एक कोर्स को आप चूज कर रहे हो, कोई सा भी, तो जरूरी क्या है, वो मेन सब्जेक्ट जो है आपने एटलीस्ट 2 साल का पढ़ा होना चाहिए। और हाँ, कोई भी एक स्कूल सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा हो, कोई भी स्कूल लेवल का जो सब्जेक्ट है। देखो ऑनलाइन बहुत सारे लोग तुमको बता रहे होते हैं कि ये स्कूल में पढ़ रखा हो, नहीं भाई, इसको अपने ग्रेजुएशन लेवल पर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है, साथ में जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा है, तो आप DSSB के लिए एलिजिबल है। सेम गोज फॉर नेचुरल साइंस ऑल्सो। अगर तुम्हारा मेन सब्जेक्ट कंसर्न तुम्हारा फिजिक्स है तो तुमने फिजिक्स को 2 साल के लिए पढ़ा हो, साथ में क्या जरूरी है कि कोई भी स्कूल सब्जेक्ट में से कोई भी एक आपने पढ़ रखा हो। या तो आपने केमिस्ट्री 2 साल पढ़ा हो तो साथ में स्कूल सब्जेक्ट में से कोई एक पढ़ा हो, आपने बायोलॉजी 2 साल पढ़ा है तो साथ में स्कूल सब्जेक्ट में से कोई आपने एक पढ़ा हो। उसी तरह आपने बॉटनी 2 साल पढ़ा है तो साथ में स्कूल सब्जेक्ट में से आपने कोई एक पढ़ा हो। अगर आपने जूलॉजी 2 साल पढ़ा है तो साथ में से स्कूल सब्जेक्ट में से कोई एक आपने पढ़ रखा हो। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट का बेसिकली मतलब ये है। तो यहाँ देखोगे जो नेचुरल साइंस में बातें लिखी हुई है ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही बात उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो बेसिकली आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जो आपका मेन, जो पीछे मैंने सब्जेक्ट शो किया, क्योंकि देखो लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। तो ये आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, मान लो कि तुम कह रहे हो कि हम भाई टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी सब उसमें इंक्लूडेड है, उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर कोई सा भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी में से आपने 2 साल पढ़ रखा हो। पहले DSSB का क्राइटेरिया थोड़ा क्लिष्ट था, अब इन्होंने सॉर्टेड कर दिया है, और जिस हिसाब से इन लोगों ने चेंज किया है, NVS KVS वालों ने, उस हिसाब से DSSB में ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर उसको मैंने वापस से सिंप्लीफाई किया है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स पास, इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स। क्या है मेन सब्जेक्ट? क्या है? सोशल साइंस में से सोशल साइंस आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? या तो हिस्ट्री, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो इकोनॉमिक्स, या तो बिजनेस स्टडीज, या तो सोशियोलॉजी, या तो जियोग्राफी, या तो साइकोलॉजी, कोई भी एक आपने एटलीस्ट 2 years के लिए पढ़ रखा हो, और साथ में क्या है, एक स्कूल सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, तो आप एलिजिबल हो। सेम गोज फॉर साइंस ऑल्सो। और क्या जरूरी है? साथ में B.Ed का डिग्री हो, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, और C.TET का पेपर 2 पास। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है DSSB में। जो भी मेन सब्जेक्ट है उसको 2 साल के लिए पढ़ा हो, साथ में जो स्कूल सब्जेक्ट्स मैंने शो किया उसमें से कोई एक आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, एंड इंग्लिश और हिंदी, सेम मेथड इंग्लिश और हिंदी पर भी लागू होता है कि अगर आप इंग्लिश को चूज़ कर रहे हो या आपको हिंदी को चूज़ कर रहे हो तो थ्रू आउट उसको ग्रेजुएशन को आप थ्रू आउट द ग्रेजुएशन आपने उसको पढ़ रखा हो, और साथ में कोई एक स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हो। जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट मेंशन है, कोई भी यहाँ ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा हो। सभी लोग स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जरूर पढ़ रखे होते हैं, एक सब्जेक्ट तो जरूर होगा आपके ग्रेजुएशन में। बस ज़रूरी क्या है, जो भी मेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उसको एटलीस्ट 2 year के लिए आपने पढ़ रखा हो। DSSB का रिक्रूटमेंट रूल भी 2019 या 20 में वापस से आया था। ठीक है, एटलीस्ट 2 years के लिए आपने उसको पढ़ रखा हो। तो DSSB का क्राइटेरिया ज़्यादा सॉर्टेड है और ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर वही NVS और KVS में आप देखोगे तो उनके सोशल साइंस का मतलब क्या है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, और यहाँ पर आप देखोगे बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी इन लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। कोई भी उसमें से ऐसा है जो आपने 2 साल पढ़ रखा है तो TGT सोशल साइंस पे कैलकुलेट होगा। और हाँ, जो रूल DSSB के लिए लागू होता है वो KVS और NVS के लिए नहीं लागू होता है। जो रूल NVS के लिए लागू होता है वो KVS के लिए नहीं लागू होता है। तो कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें भी दिमाग नहीं लगाएगा कि वही सोचे कि अच्छा कल को मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो मेरा वहाँ पर एलिजिबिलिटी सेट बैठ जाएगा। हो सकता है कि वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दें, जैसा कि रिक्रूटमेंट रूल में रिसेंटली आपने देखा है। जैसे कि कोई बच्चा केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा होगा तो अब कोई बच्चा अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है तो वो NVS TGT के लिए, KVS TGT के लिए एक तरह से नॉट एलिजिबल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो लोग बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी इसको कवर कर रहे हैं, केमिस्ट्री को नहीं कवर कर रहे हैं एज अ मेन सब्जेक्ट जो थ्रू आउट 3 years पढ़ रखा हुआ आपने। तो एलिजिबिलिटी में अपडेट्स आते रहते हैं, तो लाइक यू कांट बी टू स्मार्ट अबाउट इट कि अच्छा चलो भाई ऐसा करते हैं कि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा लेते हैं। जैसे कल के किसी मीटिंग में मेरे से बोला किसी ने कि सर अब तो PGT में भी बोल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वापस से उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लें क्या? देखिए यार, इन चीज़ों से बचिए,
ये कोई बहुत वाइज आइडिया नहीं है कि सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बैठाने के लिए वापस से आप जा रहे हो उस सब्जेक्ट को यूजी या पीजी लेवल पर पढ़ रहे हो और कल को चेंज हो गया एलिजिबिलिटी फिर तो ये प्रॉब्लम थ्रू आउट लगा रहेगा। वैसे ही देखोगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड का अच्छा खासा सीट है। यहाँ पर भी अभी अच्छे खासे स्टूडेंट्स बीएलएड के ज्वाइंट हैं, जो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ जा चुके हैं। बीएलएड के साथ हमेशा देखोगे कि ये प्रॉब्लम लगा हुआ है। बीएलएड वाले कहने के लिए तो एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब उनका एलिजिबिलिटी देखोगे, जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा तो वहाँ पर बीएलएड के लिए अलग से मेंशन नहीं रहता। अमूमन बीएलएड वाले केवल प्राइमरी पर ही एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा डिग्रीज के साथ। तो आप ये मत सोचो कि ग्रेजुएशन लेवल पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम ब्रिज कोर्स कर लें और चलेंगे उस वाले में भी एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं। फिर आप देखिए, आप आगे की तरफ बढ़िए, आप देखिए कि हम पीजी कर लें या उसके बाद हम बीएड करें, और पीजी के बाद अब बीएड 1 साल का भी होने वाला है, तो उसको भी एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन 2026 से 1 ईयर वाला बीएड शुरू हो रहा है फॉर श्योर, ठीक है। एनसीटीयू उस पर अपना गाइडलाइन शुरू बनाने वाली है। एंड जो भी बच्चे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट थे जो बीएलएड वाले हैं, तो मेरे से ज़्यादा आपको बेहतर पता होगा, आपके कॉलेज में ऑलरेडी इस साल हो सकता है उन लोगों ने बात कर दिया होगा, ऑफिशियल नोटिस इस पर आया नहीं है। बीएलएड का ये जो कोर्स है ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। इस साल नोटिस आ जाएगा बहुत जल्द एनसीटीई का कि वो लोग बीएलएड बंद कर रहे हैं। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, कोई है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड कर रहा है यहाँ पर? यस सर। तो आप लोगों की कॉलेज में चर्चा का विषय होगा ज़रूर से कि इस साल से बंद हो रहा है, आप लोग लास्ट बैच होंगे, ठीक है काजल, राइट? यस सर, बट अभी उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया। टीचर से अगर पूछ रहे हैं तो टीचर यही बोलते हैं कि अभी मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये बंद हो जाएगा। हाँ, उस एनसीटी का मुझे लगता है इस साल गाइडलाइन आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बीएलएड लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में भी हर लेवल पर दिक्कत आ रहा है। हाँ, लेकिन बीएलएड वालों के साथ अच्छी बात यह है कि आप प्राइमरी पर एलिजिबल हो, और सबसे ज़्यादा टीचिंग की सीट, सबसे ज़्यादा टीचिंग की वैकेंसी प्राइमरी में ही आती है। अब तुम ये कह सकते हो सर हायर लेवल पे नहीं बन सकते हैं क्या, ये वो दुनिया भर का, तो डिस्टेंस से पीजी कर लीजिए, उसके बाद आप बीएड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है। हाँ, ये अंजलि, यस प्लीज। किसी और कुछ डाउट एंड क्वेरीज, जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल रैप अप द सेशन। यस अंजलि, यस प्लीज। सर जैसे बीएड 1 ईयर का होने वाला है, तो क्या एमएड भी 1 ईयर का हो सकता है 2026 से? यस, ओके ओके सर, थैंक यू। और डिस्टेंस से एमएड भी शुरू होने वाला है 2026 से, या इसी साल, हाँ 2026 से डिस्टेंस से एमएड शुरू होने वाला है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू अंजलि। देन आई विल कम टू श्वेता। यस श्वेता, यस प्लीज। सॉरी सर, उस टाइम पे ना 2 क्वेश्चंस हैं सर। फर्स्ट तो ये कि मेरा जो ग्रेजुएशन में जो कोर्स है उसमें मेरे पास बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री है, तो वो मैंने जो आप रूल बता रहे थे उसमें केवीएस में तो दिख रहा था, बट एमबीएस में मुझे डाउट है, तो क्या उसमें है? सेम एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है। ओके सर। एंड देन सर मुझे आपसे एक सजेशन लेना था कि जैसे मेरे ना आप ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो गई है, सेमेस्टर एग्जाम मतलब कोर्स के कंप्लीट, अगर मैं सपोज करें अगर पीजी का मैं ट्राई करना चाहूँ, तो मतलब कोर्स आगे परस्यू करना चाहूँ, तो मुझे कौन सा मतलब करना चाहिए? बिकॉज मेरा जो है कमांड जूलॉजी एंड बॉटनी पे ज्यादा है, तो मुझे कौन सा पीजी का ऐसा कोर्स करना चाहिए सो दैट मैं पीजीटी बायो के लिए एलिजिबल हूँ? देखो श्वेता, इसके लिए सिंपल सा तरीका जानती हो क्या है? जितने भी पीजीटी के एडवर्टाइजमेंट है ना साइंस वाले, तुम डाउनलोड करके रख लो अपने पास। तुम देखो कि कौन से किस पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, ठीक है, ओके, और किन किन संस्थाओं में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस हिसाब से आप वो सब्जेक्ट चूज़ करिए। मान लो मैंने बोल दिया कि तुमको पीजी इसमें करना चाहिए और उससे वैकेंसी कम आती हो तो ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे को बोलूँ भाई तुझे पीजी पॉलिटिकल साइंस कर लेना चाहिए। अब पॉलिटिकल साइंस के लिए सीट ही नहीं आती है पीजी में, एकदम लिमिटेड इंस्टीट्यूशन ही आती हैं, आता है DSSB में आता है, बाकी जगह देखोगे आता ही नहीं है। तो इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर आप इंटरेस्ट के लिए जा रही हैं तो फिर आप ये मत कहिए कि हम सरकारी में एलिजिबल हैं कि नहीं है, फिर तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करिए, ओके, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली बाइट्स पर अगर गवर्नमेंट क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं या आपको यहाँ समय दे रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ जी, समझ रही बात को, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं उनका जॉब लग जाता है, पढ़े रहते हैं, उनको लगेगा आज तो जो है ईद है, नवरात्रि है, छुट्टी है, तो भैया आराम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से जा रही हैं तो फिर आपका करियर का विजन वैसा ही होना चाहिए कि मैं आगे जॉब में सिर्फ सरकारी की रिगार्डिंग नहीं बात करूंगी। फिर अगर आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से बात कर रही हैं तो फिर तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके चेक कर लीजिए और दूध का दूध पानी का आपके सामने हो जाएगा। ओके सर,
ठीक है थैंक यू। श्वेता, ओके थैंक यू श्वेता। देन आई विल कम टू बिट्टू एक वर्मा। सर हाँ ये श्वेता, हाँ सर एक और डाउट था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं था, बट जो मैंने जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो अब जो काउंसलिंग सेशन मतलब होगा जब, तो उसमें मैं कौन सी मतलब अपनी वो लगाऊं मार्कशीट, बिकॉज मेरे ना ऑनलाइन इग्नू से है, सो दैट मेरे ग्रेड कार्ड में तो सब मार्क्स चढ़ गए, तो मैं वो वाला लगाऊं या फिर अभी मेरी मार्कशीट आएगी ही नहीं, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाला लगा सकती हूँ यस यस अप्लाई बिल्कुल के लिए वैलिड है, कोई डालूं? दिक्कत नहीं है। सेल्फ साइन करके अपलोड कर दीजिएगा, इंटरनेट कॉपी पर खुद साइन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो वो मैं कंप्लीटेड मतलब स्टेटस कोई में सा भी शो लगा कर दो, कोई सकती हूँ दिक्कत ना? नहीं है। पूरा मार्क्स जो भी अवेलेबल है, जो आपके लेटेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या उसमें शो करूँ कि अपीयरिंग की वो ग्रेजुएशन की मतलब अरे कंप्लीटेड? अपियरिंग कंप्लीट हो गया है तो पास्ड, अपियरिंग हो तो अपियरिंग। नहीं सर, कंप्लीट हो गए हैं, बट अब मतलब डिग्री आनी बाकी है। अरे तो कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया, डिग्री नहीं आया है ना, वो एक अलग मसला है। ठीक है, तो कंप्लीट फिल करेंगे, ओके, पास थैंक यू फिल सर। करेंगे। हाँ ठीक है, ओके, हाँ यस पास फिल सर। करिए और जो भी अवेलेबल है डाल दीजिए, प्रोविजनल वगैरह जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ यस बिट्टू, देन वेलकम टू तरन्नुम। बिट्टू वर्मा, क्विक क्विक। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार बिट्टू जी। सर मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ दूसरा बात करना था टॉपिक से हट के आपसे। अच्छा, मैं मीटिंग एंड में बात करता हूँ आपसे, ठीक है बिट्टू। हाँ यस तो तरन्नुम लाइन सर गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि जो बीएलएड और डीएलएड है ये दोनों सेम है या फिर टोटली अलग है? डिफरेंट है। डीएलएड इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सॉरी, डीएलएड इज डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है। वो पहले डीएड होता था, उसी का नाम डीएलएड कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। डीएलएड इज अ 2 ईयर डिप्लोमा डिग्री के रिगार्डिंग बात हो रही है, और बीएलएड इज अ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड एक टोटली 4 ईयर का टीचर एजुकेशन का कोर्स है, और टोटली दूसरी तो चीज़ सर है। अगर जैसे डीएलएड कि दूसरी सर चीज़ है। बीएलएड जो है वो बंद होने वाला है आने वाले समय में, डीएलएड नहीं बंद होने वाला है, बीएलएड के बीएलएड रिगार्डिंग बीएलएड बात। बीएलएड हाँ। बीएलएड कह रही हूँ। हम्म। तो सर जैसे कि वो बंद होने वाला है, तो फिर भी अगर वो बंद हो जाएगा और जिन्होंने कर लिया है तो क्या वैलिड वो है, प्राइमरी लेवल के लिए फिर भी एलिजिबल रहेंगे बिल्कुल ना? मान्य रहेंगे, बिल्कुल वैध है, सब जगह एलिजिबल रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखो कोई डिग्री आपने आज किया है और कल को नहीं हो रहा है, बंद हो गया है, तो बिल्कुल वैध और मान्य रहता है, उसके एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और डीएलएड एक डिप्लोमा लेवल का डिग्री है, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में जिसको बीटीसी कहते हैं, हरियाणा वगैरह साइड में, दिल्ली उल्ली साइड में जेबीटी कहते हैं या डीएलएड कहते हैं, वो सब एक ही बात है। डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, ये जो 2 ईयर का टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिप्लोमा वाली डिग्री होती है, वो सब एक ही बात है, ठीक है। ओके। यस पूजा मिश्रा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पूजा जी, बताइए। सर मैं ये कह रही थी, जैसे मैंने आपके बैच में थी, सीटेट के बैच में, वो क्लियर हो गया। सर आप टीजीटी साइंस या फिर मैथ के लिए क्लासेस वगैरह नहीं कर? टीजीटी के लिए? हाँ, आपने सोशल साइंस के लिए कर रखा है, लेकिन मैथ साइंस के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, साइंस के लिए कुछ नहीं है, तो नुपुर मैम बताएंगे। नुपुर मैम साइंस के लिए क्या है? ये साइंस में इसका वही देखती है। नुपुर मैम, आर यू हियर? यस सर। हाँ बताइए भाई स्टूडेंट को, टीजीटी साइंस के लिए क्या कर रहा है डेरिवेट्स? टीजीटी साइंस के लिए भी जल्दी देखने को मिलेगा, होपफुली हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और मैथ्स के लिए भी सर। ठीक है, हाँ श्योर श्योर। ठीक है। देखिए मैं देखो टीजीटी लेवल पर जो पार्ट 1 है, देखिए दिल्ली बैट्स के जो बेसिक प्लान है जो आपने पूछा है, हमारा ये प्लान है कि हम टीजीटी को बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे। दिल्ली बैट्स पर क्या है ना कि कोई बच्चा एक किसी टीजीटी की चीज़ में ज्वाइन करेगा या हमारे ऐप में कोई नोट्स या मॉक भी लेता है, तो टीजीटी चाहे वो एनवीएस दे रहा हो, चाहे एमआरएस दे रहा हो, चाहे डीट्रिपलएसबी दे रहा हो, चाहे केवीएस दे रहा हो, टीजीटी लेवल का सारा कंटेंट उसको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ताकि तुम किसी भी लेवल का टीजीटी का पेपर दो तो बच्चे को सेम प्राइस से मिल जाए, बार बार परचेज ना करना पड़े। तो नोट्स, मॉक टेस्ट, ये तो सारा अवेलेबल है दिल्ली बैट्स के ऐप में। एज फार एज क्लासेस कंसर्न है, तो टीजीटी सोशल साइंस की क्लासेस हम लोग शुरू कर चुके हैं, क्लासेस चलती हैं, और ऑलरेडी एक बैच भी उसमें एनरोलमेंट चल रहा है सोशल साइंस के लिए, लेकिन वो भी मैं अभी शुरू नहीं कर पाया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली वो भी 2-4 दिन बाद ही शुरू होगा। और साइंस का जो है मैं बात करता हूँ रिमझिम मैम वगैरह से, मोस्ट प्रोबेबली साइंस का बैच भी मुझे लगता है इसी वीक अनाउंस कर दिया जाएगा टीजीटी का, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कुछ डिले हाँ सर, इस पे क्योंकि करिएगा सर, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कुछ, क्योंकि मैंने सीटेट का बैच ज्वाइन करा था,
और आपका सेमिनार भी हुआ था तो मैं मिलने भी आई थी आपसे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इस बात के लिए आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू पूजा। ठीक है, जिनको भी कुछ और डाउट एंड क्वेरी हैं वो रुक सकते हैं। आज के सेशन को हम रैप अप करते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल के सेशन में कुछ जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल के सेशन में कुछ जो टाइमिंग का है वो चेंज किया जाएगा। वो डेली बाइट्स के जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि टाइमिंग हम अराउंड 5 PM के अराउंड रखेंगे टाइमिंग हम लोग। एंड 5 PM से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 6:30 PM के अराउंड टाइमिंग रखेंगे, क्योंकि रेगुलर आपके कॉलेज डेज वगैरह चलेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है आप लोगों को ज्वाइन करने में। तो कल शायद टाइम अपडेट होगा, और अपडेट होगा तो उसका अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सभी प्लेटफॉर्म्स पर। बाकी का कल के सेशन में हम लोग BLED, PRT इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। जो भी प्राइमरी लेवल पर जो होता है DLED वगैरह जो सारा कुछ होगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद BEd एंट्रेंस पर चर्चा करेंगे। जो भी शेड्यूल है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है, उस पर एक एक चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और रही बात नोट्स और मॉक टेस्ट वगैरह की TGT के लिए, तो डेली बाइट्स के ऐप में आप जाके ले सकते हैं। बाकी एज फार एज प्रिपरेशन क्लासेस कंसर्न है, सोशल साइंस का ऑलरेडी अनाउंस्ड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो साइंस का है वो विद इन अ वीक मैं टीम से बात करता हूँ, उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। हैव अ नाइस डे अहेड। जिनको भी कुछ डाउट है रुक जाइएगा, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू।